नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों से हमने अपने पड़ोसी की बात नहीं करी थी, तो मैंने सोचा एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए आज हम लोग पाकिस्तान की बात कर लें। हमारा पड़ोसी मुसीबत में है तो उसकी चीटें हम तक तो आएंगे ही। तो जैसे आप सुन ही रहे थे कि एक तरफ बीएलए बलूचिस्तान में आफत किए है, दूसरी ओर अफगान तालिबान धीरे धीरे करके अपना पाकिस्तानी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। दोनों गाहे बगाहे जब चाहते हैं, कभी इनकी फ़ौजी छावनी पे हमला कर देते हैं, कभी इनके फ़ौजी उठा ले जाते हैं या मार देते हैं। ये सब तो था। उधर बहुत ही लवाला कर रहा है अमेरिका आईएमएफ पैकेज देने में। इस बार तो सऊदी अरब भी कुछ बोल नहीं रहा कि हम पैसे देंगे, तो पाकिस्तान थोड़ा परेशान था। अब आर्थिक परेशानी तो पहले से ही थी। एक पाकिस्तानी पत्रकार तो ये तक कह चुके हैं कि हम बैंकरप्ट तो पहले ही हो गए थे, लेकिन हमने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन खैर, जब तक पड़ोसी अपने मुंह से न कहे हम उसको बैंकरप्ट क्यों माने, ये बात हुई। अब ये बताइए कि इसका जो ईरान से झगड़ा चलने वाला नया शुरू हुआ है, ईरान उनको आर्बिट्रेशन कोर्ट में ले जाना चाहता है और उन पर बहुत लंबा चौड़ा कुछ 18 अरब यूएस डॉलर का उन पर जुर्माना करना चाहता है। ये क्यों चाहता है? ऐसी कौन सी मुसीबत पैदा कर दी पाकिस्तान ने ईरान के लिए जो ईरान ऐसा कर रहा है? अगर पाकिस्तान के शब्दों में कहें तो वो तो उनका बिरादर है, मतलब वो तो इस्लामिक कंट्री है, उनका बिरादर है, वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये कहानी है लगभग 10 साल पहले शुरू हुई। सन 2014 में जब पीपल्स पार्टी की सरकार थी आसिफ अली जरदारी के नेतृत्व में। अच्छा, पाकिस्तान जो है उसको हमेशा नेचुरल गैस की बहुत ज़रूरत रहती है और उसका बहुत पैसा उसमें लगता है। वहाँ पर खाना बनता है नेचुरल गैस पे, जो पाइपलाइन से गैस घरों में जाती है, और इसके अलावा बिजली बनती है नेचुरल गैस से, व्हीकल में भी लगती है नेचुरल गैस। तो उसको एक कुछ मतलब वहाँ दूर से गैस आने में बहुत खर्चा होता था। इधर जो इराक था, इराक के कुछ अमेरिका से संबंध डामाडोल रहते थे हमेशा, आज तो बहुत बुरे हैं। तो वो हमेशा अपने जो उसके रिसोर्सेज हैं उनको कहाँ बेच पाए, किसी ऐसे विश्वास साथी की तलाश रहती थी। तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने ईरानी अधिकारियों के संग बैठक करी और कहा पाकिस्तानियों ने कि हम 750 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर गैस आपसे लेंगे। और ये बहुत मतलब बड़ा नंबर था। ईरान को लगा कि एक हमको बल्क कस्टमर मिल रहा है, तो ईरान भी खुश हुआ और दोनों ने बैठ के समझौता किया। समझौता जो किया उसको कराने वाली एक फ्रेंच फर्म थी, और उस समझौते में ये लिखा गया कि जो इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसका निपटारा पेरिस स्थित एक आर्बिट्रेशन कोर्ट में किया जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ भी कोई समझौता, कोई किसी के संग एग्रीमेंट होता है, उसमें लिखा होता है ना कि सारे डिस्प्यूट्स जो है फला फला शहर में या कोर्ट में सुलझाए जाएंगे, वैसे ही इसमें भी लिखा था। और ईरान की ओर से नेशनल इरानियन गैस कंपनी और पाकिस्तान की ओर से पाक इंटरस्टेट गैस सिस्टम, दोनों ने समझौते में अपनी अपनी सरकारों के बिहाफ पे दस्तखत किए और ये समझौता गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया। अब इसमें ये था कि एक जो पाइपलाइन पड़ेगी जो यहाँ पर कराची तक आएगी पाकिस्तान में, उसमें जो पाइपलाइन पाकिस्तान के हिस्से पड़ेगी वो पाकिस्तान बनाएगा, जो ईरान के हिस्से पड़ेगी वो ईरान बनाएगा। ईरान इससे ना बहुत उत्साहित था, तो इसमें उसने बहुत बढ़ाया और उसको भारत में दिल्ली तक पहुंचाने की बात करी। भारत बाद में इस समझौते से बाद में अलग हो गया, बोला सिक्योरिटी रीजन से हम इसमें नहीं रहेंगे साथ। लेकिन ईरान मतलब बहुत सीरियस था और ईरान ने फटाफट अपने साइड की पाइपलाइन बिछा बिछा डाली, सब काम कर लिया। 1 साल की डेडलाइन थी, तो मतलब 1 जनवरी 2015 तक दोनों को अपना काम करके जाना था। अब मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की शुरू से ही शायद नीयत नहीं थी कि हम अपनी ओर से खर्च करें। जो भी हो, उसी समय 2014 में ही ईरान पर अमेरिकन सैंक्शंस लग गए। अमेरिकन सैंक्शंस मतलब कि आप ईरान के संग आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, एम्बार्गो लग गया उस पर। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 2015 की डेट आई, 2015 की डेट ही भाग के ईरान गए, हाथ पांव जोड़े और उसको बढ़ा दिया। उसके बाद बोले हाँ बस हम 1 साल में बना देंगे, फिर नहीं बनाया। फिर 2019 आया, वो 4 साल की जो वो थी अवधि वो भी निकल गई। 2019 में वो जो समझौता था उसको रिन्यू किया गया और उस पता एग्रीमेंट पूरा उसका रिन्यूअल हुआ, उसमें क्लॉज डाले गए। उसके बाद मार्च 2022 आया। मार्च 2022 तक भी उन्होंने शुरुआत ही नहीं की काम की। तब उनको ईरान ने सेकंड नोटिस दिया कि भाई तुम ये करो, नहीं तो हम कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। ये फिर भागे भागे वहाँ गए, हाथ पांव जोड़े, और इस बार इन्होंने मार्च 2024 की 2024 मार्च इसकी डेडलाइन तय हुई और इसने कह दिया ईरान ने कि लास्ट डेडलाइन है, अब इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
फिर मार्च 2024 भी आ गया, इन्होंने फिर कोई काम नहीं किया। ये फिर भागे भागे ईरान गए, बोले हमारे तो पास पैसे ही नहीं है, हम क्या करें। वो कहते हैं ना, धंधो मंदो चल रहा है, हम तो कुछ ही नहीं बना सकते अभी, थोड़ा टाइम दो ना। बोले कितना टाइम? बोले 3 महीने में बना के दिखा देंगे। आप सोचिए, जो काम 10 साल में नहीं कर पाए वो 3 महीने में करने का वायदा दिया है। अगेन, जिसको 3 महीने में करना हो वो वायदा देने के पहले सोचे। जिसको 30 महीने भी नहीं करना, उसे क्या फर्क पड़ता है। वो 3 महीने की डेडलाइन देके पाकिस्तानी वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने फिर कुछ नहीं किया। अब जो आर्बिट्रेशन के जो क्लॉज हैं उसमें ये है, कुछ कैलकुलेशन है टाइम का, मतलब कि सितंबर के बाद अगर उससे भी लेट कर देगा, वह 10 साल से ऊपर हो गए, तो ईरान जो है आर्बिट्रेशन के लिए जा ही नहीं पाएगा। तो ईरान ने इनको लास्ट नोटिस दे दिया है कि अब हम आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएंगे मिड सितंबर में, और आपके ऊपर 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगेगा। पाकिस्तान बहुत परेशान है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है। अब क्या है कि अगर ये बनाता है तो इसको मतलब वो IMF का पैकेज या कुछ भी नहीं मिलेगा, कल से खाने को नहीं बचेगा। नहीं बनाता है तो, या शुरू भी नहीं करता है तो 18 अरब डॉलर कहाँ से लाएगा? तो सबको पता है 18 अरब डॉलर उसके पास है ही नहीं। वो 2-2 अरब मांगता हुआ घूम रहा है, कभी किसी कंट्री के पास जाता है, कभी किसी कंट्री के पास, कभी IMF के पास। तो अब पाकिस्तान ना इधर कुआं इधर खाई में है। पड़ोसी है, मुझे तो बहुत चिंता है उसका क्या होगा, लेकिन जो भी होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। अब प्रश्न ये आता है कि इराक कहता है हमारे ऊपर एम्बार्गो लगे हैं, लेकिन हमारे साथ ईरान कहता है, हमारे साथ इराक बिजनेस करता है, टर्की करता है, अफगानिस्तान तो हमारे पोर्ट तक का इस्तेमाल करता है, ग्वादर के चाहबार के, और भारत हमारे संग बिजनेस करता है। आप ही को क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब ये सब लोग करते हैं, अगर अमेरिका कुछ कहे तो उसका जवाब भी देते हैं, पर पाकिस्तान तो अमेरिका का बच्चा है, वो तो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जा ही नहीं सकता। और इन सब लोगों को जो भी लेते हैं ईरान से, करते हैं बिजनेस, कुछ खास ध्यान देता नहीं है अमेरिका। लेकिन 2024 मार्च में अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने एक बयान दिया। तो बड़ा लंबा चौड़ा बयान है, पर उसकी एक लाइन ये थी कि हमने पाकिस्तान को बहुत सख्ती से वार्न किया है कि अगर उन्होंने ईरान के साथ कोई भी बिजनेस किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होंगे। अब ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस डोनाल्ड लू साहब का शब्द है, मेरा नहीं है। ऐसे उन्होंने धमकी दी, और डोनाल्ड लू अगर कुछ कह रहे हैं तो वो बात सीरियस है, क्योंकि डोनाल्ड लू का मतलब जिस काम में एक्सपर्टीज है वो काम ये है कि किसी भी देश में जाके खलबली मचा दो, सरकार गिरा दो। उनको बहुत से लोग, बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो रिजीम चेंज मास्टर भी कहते हैं। तो अगर डोनाल्ड लू ने कहा इसका मतलब कुछ है। अब एक दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर इराक, अफगानिस्तान, टर्की, भारत, किसी के पीछे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लेके अमेरिका नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान की बैंड क्यों बजा देता है? तो उसकी वजह क्या है? जो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हमारी जो सिचुएशन है स्ट्रेटेजिक है, और हम जो पॉलिटिकली बहुत हमारे ऊपर करम है ऊपर वाले का कि हम वहाँ पर प्लेस्ड हैं, लेकिन उसने क्या किया ना, अपने इस कार्ड को जरूरत से ज़्यादा भुनाया, और अमेरिका को ये समझ में आ गया कि इस पूरे एरिया में ये एक जगह ऐसी है जो हमारे लिए जियोपॉलिटिकली सबसे ज़्यादा अच्छी है, जहाँ से हम चीन को, रूस को, कुछ हद तक और उसके बाद भारत को भी, सबको वहाँ से काउंटर कर सकते हैं और रोक सकते हैं। तो उसने एक अपना आयरन फिस्ट, जो लोहे का खूनी पंजा है, वो पाकिस्तान पर जमा दिया है, और वो किसी हाल पाकिस्तान को सांस लेने की छूट भी नहीं देना चाहता। उसको लगता है कि अगर हमने इसको छूट दी ना और ये हाथ से निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे मेडिटेरेनियन सी के आसपास उसने अपना दरोगा बनाकर इजराइल को बिठाया है। वो कहता भी जाता है गाजा से मत लड़ो, पर इजराइल को सहायता भी करता जाता है। वैसे ही यहाँ पर इसने इसको दरोगा तो नहीं बनाया पाकिस्तान को, लेकिन अपनी पुलिस चौकी पाकिस्तान में स्थापित रखना चाहता है वो। तो पाकिस्तान की ये सिचुएशन है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं। बहुत से एनालिस्ट हंसी मजाक में ये भी कहते हैं कि इसको चाहिए कि ये अपने ईरान को दे दे बलूचिस्तान, इसको मतलब देश को छिन्न भिन्न करके और पंजाब में आराम से बैठें। अब होगा क्या? शायद अमेरिका इनको इस स्थिति से निकाले, या शायद वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर कुछ भी कहते रहें उनके ऊपर, उसको मतलब और कंट्रीज़ मिलके, जो अमेरिका और उसके अलाइज हैं, मिलके ऐसी स्थिति कर दें कि ईरान कोई भी जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का वो है निर्णय है उसको लागू ना करा पाए। और एक चीज़ और होती है कि जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है फ्रांस की, वो
अमेरिकन सैंक्शंस को नहीं मानती हैं। इवन भारत ने भी ये कहा कि जो कंट्री टू कंट्री सैंक्शन लगते हैं उसको हम नहीं मानते, जो यूएन सैंक्शन लगाएगा हम उसको मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान ये बात जाके अमेरिका से नहीं कह सकता कि भाई ईरान की और आपकी लड़ाई जो है वो आपकी पर्सनल खुन्नस है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। इतनी हिम्मत पाकिस्तान को नहीं है अमेरिका से कहने की। अब ये देखना है कि अमेरिका रूपी जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, वो पाकिस्तान को कितने जूते लगने देता है और कितना बाहर निकाल लेता है। इस सब पे आप भी नज़र रखिए, मैं भी रखे हूँ, और अगली कोई भी खबर आते ही हम फिर से इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।